तो चलिए शुरू करते हैं सोफी का संसार का एपिसोड 16वां। आखिरकार उन्होंने निमंत्रण पत्र तैयार कर लिया। इसमें 2 घंटे लगे और वे हंसना बंद नहीं कर सकते। प्रिय, आपको शनिवार 23 जून मिड समर यू को शाम 7:03 क्लोवर कॉलेज में दार्शनिक उद्यान पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। शाम के दौरान हम उम्मीद करते हैं कि हम जीवन के रहस्य को सुलझा लेंगे। कृपया गर्म स्वेटर और दर्शन की पहेलियों को सुलझाने के लिए उपर्युक्त उज्जवल विचार लेकर आएं। वुडलैंड आग के खतरे के कारण दुर्भाग्य से हम अलाव नहीं जला सकते, लेकिन हर कोई अपनी कल्पना की लपटों को बिना रोक टोक के जलाने के लिए स्वतंत्र है। आमंत्रित अतिथियों में कम से कम एक वास्तविक दार्शनिक अवश्य होगा। इस कारण से पार्टी पूरी तरह से निजी व्यवस्था है। प्रेस के सदस्यों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सस्नेह, जोआन और सोफी एमुंडसन। दोनों लड़कियां नीचे अपने माता पिता के पास चली गईं, जो अब कुछ ज्यादा खुलकर बात कर रहे थे। सोफी ने सुलेख कलम से लिखा हुआ निमंत्रण पत्र अपनी माँ को थमा दिया। क्या आप 18 प्रतियां बना सकते हैं? कृपया, यह पहली बार नहीं था जब उसने अपनी माँ से काम पर फोटोकॉपी बनाने के लिए कहा था। उसकी माँ ने निमंत्रण पत्र पढ़ा और फिर से जुआन के पिता को सौंप दिया। तुम समझ रहे हो मेरा मतलब क्या है? वह थोड़ी पागल हो रही है, लेकिन यह वाकई रोमांचक लग रहा है। जुआन के पिता ने अपनी पत्नी को चादर थमाते हुए कहा। मुझे खुद भी उस पार्टी में आने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वारवी ने निमंत्रण पढ़ा, फिर उसने कहा, ठीक है, मुझे कहना ही होगा, क्या हम भी आ सकते हैं सोफी? सोफी ने उनकी बात पर विश्वास करते हुए कहा, तो फिर हम 20 प्रतियां मान लेते हैं। तुम पागल हो गए हो, जुआन ने कहा। उस रात बिस्तर पे जाने से पहले सोफी काफी देर तक खिड़की से बाहर देखती रही। उसे याद आया कि कैसे उसने एक बार अंधेरे में अल्बर्टो की आकृति की रूपरेखा देखी थी। यह 1 महीने से ज्यादा पहले की बात है। अब फिर से देर रात हो चुकी है, लेकिन यह सफेद गर्मी की रात थी। सोफी को मंगलवार सुबह तक अल्बर्टो से कोई खबर नहीं मिली। उसने उसकी माँ के काम पर चले जाने के ठीक बाद फोन किया था। सोफी अमुंडसन और अल्बर्टो नॉक्स, मैंने से सोचा था। मुझे खेद है कि मैंने पहले फ़ोन नहीं किया, लेकिन मैं अपनी योजना पर कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मैं तभी अकेले रह सकता हूँ और बिना किसी बाधा के काम कर सकता हूँ जब मेजर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पूरी तरह से आप पर निर्भर है। वह अजीब है। फिर मैं खुद को छिपाने का अवसर लपक लेता हूँ। आप देखिए, दुनिया की सबसे अच्छी निगरानी प्रणाली की भी अपनी सीमाएं होती है जब उसे केवल केवल द्वारा निमंत्रित किया जाता है। एक अकेला व्यक्ति, मुझे आपका कार्ड मिल गया। आपका मतलब निमंत्रण से है, तो क्या आप यह निमंत्रण स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं, ऐसी पार्टी कुछ भी हो सकती है। क्या तुम आ रहे हो? बेशक मैं आ रहा हूँ, लेकिन एक और बात है, क्या तुम्हें याद है? क्या यह वह दिन है जब हिल्डे के पिता लेबनान से वापस आएंगे? नहीं, वास्तव में मैंने ऐसा नहीं किया। यह संभवतः विशुद्ध संयोग नहीं हो सकता कि जिस दिन वो वर्जेकली के घर पहुंचे उसी दिन उन्होंने आपको एक दार्शनिक उद्यान पार्टी आयोजित करने की अनुमति दे दी। मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था, जैसा कि मैंने कहा। मुझे यकीन है कि उसने ऐसा किया होगा, लेकिन ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। क्या आप आ सकते हैं? आज सुबह मेजर के केबिन में क्या हुआ? मुझे फूलों की क्यारियों से खरपतवार निकालना है, तो फिर मान लेते हैं 2 बजे। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मैं वहां रहूंगा। जब सोफी आई तो अल्बर्टो नॉक्स फिर से सीढ़ी पर बैठा था। बैठिए, उन्होंने कहा और सीधे काम पर लग गए। पहले हमने पुनर्जागरण, बारोक काल और ज्ञानोदय के बारे में बात की थी। आज हम रोमांटिकवाद के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे यूरोप के अंतिम महान सांस्कृतिक रूप के रूप में वर्णित किया जाता है। हम एक लंबी कहानी के अंत के करीब पहुंच रहे हैं मेरे बच्चे। क्या रोमांटिकवाद इतने समय तक चला? यह 18वीं सदी के अंत में शुरू हुआ और 19वीं सदी के मध्य तक चला, लेकिन 1850 के बाद कोई भी पूरे युग की बात नहीं कर सकता जिसमें कविता, दर्शन, कला, विज्ञान और संगीत शामिल हो। क्या रोमांटिकवाद उन युगों में से एक था? ऐसा कहा जाता है कि रोमांटिकवाद यूरोप में जीवन के प्रति आम दृष्टिकोण था। इसकी शुरुआत जर्मनी में हुई, जो ज्ञानोदय के तर्क पर स्पष्ट जोर देने की प्रक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ। कांट और उसके शांत बौद्धिकता के बाद ऐसा लगा जैसे जर्मन युवाओं ने राहत की सांस ली हो। उन्होंने इसके स्थान पर क्या रखा? नए केचवर्ड थे: भावना, कल्पना, अनुभव और तड़प। कुछ ज्ञानोदय विचारकों ने भावना के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। कम से कम रूसो ने नहीं, लेकिन उस समय यह तर्क के प्रति पूर्वाग्रह की आलोचना थी, जो एक अंतरधारा थी कि अब वह जर्मन संस्कृति की मुख्य धारा बन गई। तो कांट की लोकप्रियता ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। खैर, ऐसा हुआ भी नहीं। कई रोमांटिक लोग खुद को कांट के उत्तराधिकारी के रूप में देखते थे, क्योंकि कांट ने स्थापित किया था कि दास डिंग इन सिच के बारे में हम जो कुछ भी जान सकते हैं उसकी एक सीमा है। दूसरी ओर उन्होंने ज्ञान या अनुभूति में अहंकार के योगदान के महत्व को रेखांकित किया था। व्यक्ति अब अपने तरीके से जीवन की व्याख्या करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र था। रोमांटिक लोगों ने इसका लगभग अनियंत्रित अहम पूजा में फायदा उठाया, जिससे कलात्मक प्रतिभा का उत्थान हुआ। क्या ऐसे प्रतिभाशाली लोग बहुत थे? बीथोवेन उनमें से एक थे। उनका संगीत उनकी अपनी भावनाओं और इच्छाओं को व्यक्त करता है। बीथोवेन एक तरह से स्वतंत्र कलाकार थे।
बाख और हैंडल जैसे बारोक कलाकारों के विपरीत, जिन्होंने अपनी रचनाओं की रचना ईश्वर की महिमा के लिए की, ज्यादातर सख्त संगीत के रूप में। मैं केवल मूनलाइट सोनाटा और पांचवी सिम्फनी की ही जानता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि मूनलाइट सोनाटा कितना रोमांटिक है, और आप सुन सकते हैं बीथोवेन ने पांचवी सिम्फनी में खुद को कितने नाटकीय ढंग से व्यक्त किया है। आपने कहा है कि पुनर्जागरण मानवतावादी व्यक्तिवादी भी थी। एक विशिष्ट समानता थी मानव संज्ञान के लिए कला का महत्व। यहाँ भी काफी योगदान दिया आपने। सौंदर्य शास्त्र में उन्होंने जांच की कि जब हम सुंदरता से अभिभूत होते हैं तो क्या होता है। उदाहरण के लिए कला के किसी काम में जब हम खुद को कला के किसी काम में समर्पित कर देते हैं तो हमें सौंदर्य अनुभव के अलावा किसी और इरादे से नहीं, बल्कि एक ऐसे अनुभव के करीब पहुंच जाते हैं जो हमें एक अलग दुनिया में ले जाता है। तो क्या कलाकार कुछ ऐसा प्रदान करता है जिसे दार्शनिक व्यक्त नहीं कर सकते? यह रोमांटिक लोगों का दृष्टिकोण था। कांट के अनुसार कलाकार अपनी अनुभूति की क्षमता पर स्वतंत्र रूप से खेलता है। जर्मन कवि सीलर ने कांट के विचार को और आगे बढ़ाया। उन्होंने लिखा कि कलाकार की गतिविधियां खेलने जैसी हैं और मनुष्य तभी स्वतंत्र होता है जब वो खेलता है, क्योंकि तब वो अपने नियम खुद बनाता है। रोमांटिक लोगों का मानना था कि केवल कला ही हमें अवाणिक के करीब ला सकती है। कुछ लोग तो कलाकार की तुलना भगवान से करने लगे, क्योंकि कलाकार अपनी वास्तविकता स्वयं बनाता है जिस प्रकार ईश्वर ने संसार का निर्माण किया है। ऐसा कहा जाता था कि कलाकार के पास ब्रह्मांड बनाने वाली कल्पना थी। अपनी कलात्मक उमंग में वह स्वप्न और वास्तविकता के बीच की सीमा को मिटने का एहसास करा सकता था। नोवालिस, जो युवा प्रतिभाओं में से एक था, ने कहा कि दुनिया एक सपना बन जाती है और सपना हकीकत बन जाता है। उन्होंने मध्यकालीन समय में हेनरिक ऑफ आफ्टर डनिंग नामक एक उपन्यास लिखा। 1801 में जब उनकी मृत्यु हुई तब यह अधूरा था, लेकिन फिर भी यह एक महत्वपूर्ण उपन्यास था। यह युवा हेनरिक के बारे में बताता है जो नीले फूल की तलाश कर रहा है, जिसे उसने एक बार सपने में देखा था और तब से हमेशा के लिए उसके लिए तरस रहा है। अंग्रेजी रोमांटिक कवि कोलरिज ने भी यही विचार व्यक्त किया, कुछ इस तरह का कि क्या होगा अगर तुम सो गए, और क्या होगा अगर अपनी नींद में तुमने सपना देखा, और क्या होगा अगर अपने सपने में तुम स्वर्ग चले गए और वहां एक अजीब और सुंदर फूल तोड़ लिया, और क्या होगा अगर तुम जागो तो तुम्हारे हाथ में फूल था। ओह, फिर क्या, कितना सुंदर है। किसी दूर और अप्राप्य चीज की चाहत रोमांटिक लोगों की विशेषता थी। वे मध्य युग जैसे बीते युगों के लिए तरसते थे, जिसे अब ज्ञानोदय के नकारात्मक मूल्यांकन के बाद उत्साहपूर्वक पुनर्मूल्यांकन किया गया, और वे रहस्यवाद के साथ ओरिएंट जैसी दूर की संस्कृतियों के लिए तरसते थे। अन्यथा वो रात, गोधूले, पुराने खंडहरों और अलौकिकता की ओर आकर्षित होते। वे इस चीज में व्यस्त थे जिसे हम आमतौर पर जीवन के अंधेरे पक्ष या धुंधले, अलौकिक और रहस्यमय के रूप में संदर्भित करते हैं। मुझे लगता है कि यह एक रोमांचक दौर था। ये रोमांटिक कौन थे? रोमांटिकता यूरोप के कई हिस्सों में एक समृद्ध महानगरीय संस्कृति थी, खासकर जर्मनी में। आम रोमांटिक युवा पुरुष थे जो अक्सर विश्वविद्यालय के छात्र होते थे। हालांकि वे हमेशा अपनी पढ़ाई को बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे। उनका जीवन के प्रति एक निश्चित रूप से मध्यम वर्ग विरोधी दृष्टिकोण था, और वे पुलिस या अपनी मकान मालिक को उदाहरण देने के लिए अशिक्षित कह सकते थे, या बस दुश्मन के रूप में। मैंने कभी भी किसी रोमांटिकता को कमरा किराए पर देने की हिम्मत नहीं कर सकता। रोमांटिक लोगों की पहली पीढ़ी लगभग 1800 में युवा थी, और हम वास्तव में रोमांटिक आंदोलन को यूरोप का पहला छात्र विद्रोह कह सकते हैं। रोमांटिक लोग 150 साल बाद के हिप्पियों से अलग नहीं थे। तुम्हारा मतलब है फूलों की शक्ति और लंबे बाल, गिटार बजाना और इधर उधर पड़े रहना। हाँ, एक बार कहा गया था कि आलस्य प्रतिभा का आदर्श है और आलस्य रोमांटिक का गुण है। रोमांटिक का कर्तव्य यह है कि वह जीवन का अनुभव करे या उसे कुछ दूर स्वप्न देखे। दिन प्रतिदिन के कामकाज को फिलिस्तीनी लोग संभाल लेते हैं। वायरन एक रोमांटिक कवि थे, है ना? हाँ, वायरन और शैली दोनों ही तथाकथित शैतानी स्कूल के रोमांटिक कवि थे। इसके अलावा वायरन ने रोमांटिक युग को अपना आदर्श वायरोनिक नायक, विदेशी, मूडी, विद्रोही भावना जीवन के साथ साथ कला में भी प्रदान किया। वायरन खुद भी इच्छाधारी और भावुक दोनों हो सकते थे, और सुंदर होने के कारण वे फैशन की महिलाओं से घिरे रहते थे। सार्वजनिक गपशप ने उनकी कविताओं के रोमांटिक रोमांच को उनके जीवन से जोड़ दिया, लेकिन हालांकि उनके कई संबंध थे, सच्चा प्यार उनके लिए उतना ही भ्रामक और अप्राप्य रहा जितना कि नोवालिस का नीला फूल। नोवालिस की सगाई एक 14 वर्षीय लड़की से हुई थी। वो अपने 15वें जन्मदिन के 4 दिन बाद मर गई, लेकिन नोवालिस अपने छोटे से जीवन के बाकी समय में उसके प्रति समर्पित रहे। क्या आपने कहा कि वो अपने 15वें जन्मदिन के 4 दिन बाद मर गई? हाँ, मैं आज 15 साल और 4 दिन का हूँ। तो आप हैं? उसका क्या नाम था? उसका नाम सोफी था। क्या? हाँ, यह था। तो तुम मुझे डरा रहे हो? क्या यह संयोग हो सकता है? मैं नहीं बता सकता सोफी, लेकिन उसका नाम सोफी था। जारी रखे। नोवालिस की मृत्यु कब हुई? जब वह मात्र 29 वर्ष के थे। वह मृतकों में से एक थे। बहुत से रोमांटिक लोग युवा अवस्था में ही मर गए, आमतौर पर तपेदिक के कारण। कुछ ने आत्महत्या कर ली। जो लोग बुढ़ापे तक जीवित रहे वे आमतौर पर 30 वर्ष की उम्र के बाद रोमांटिक होना बंद कर देते हैं। उनमें से कुछ तो पूरी तरह से मध्यवर्गीय और रूढ़िवादी बन गए।
फिर वे दुश्मन के पास चले गए। हो सकता है, लेकिन हम रोमांटिक प्रेम के बारे में बात कर रहे थे। एक तरफा प्रेम का विषय 1774 में ही गोएथे ने अपने उपन्यास दी सरोज ऑफ यंग वर्थर में पेश किया था। पुस्तक का अंत युवा वर्थर द्वारा खुद को गोली मारने से होता है जब वो उस महिला को नहीं पा पाता जिसे वो प्यार करता है। क्या इतनी दूर जाना जरूरी था? उपन्यास के प्रकाशन के बाद आत्महत्या की दर बढ़ गई और कुछ समय के लिए डेनमार्क और नॉर्वे में इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसलिए रोमांटिक होना खतरे से खाली नहीं था, इसमें प्रबल भावनाएं शामिल थी। हाँ, रोमांटिक होना खतरे से खाली तो नहीं था। जब आप रोमांटिक कहते हैं तो मुझे उन विशाल प्रदृश्य चित्रों की याद आती हैं जिसमें घने जंगल और जंगली उबड़ खाबड़ प्रकृति अधिमानतः घूमती हुई धुंध के बीच। हाँ, रोमांटिकवाद की एक विशेषता प्रकृति और प्रकृति के रहस्यों के बीच तड़प थी। आपको रूसो याद होगा जिसने प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया था। रोमांटिकवाद लोगों ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया। रोमांटिकवाद कम से कम ज्ञानोदों के यांत्रिक ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ऐसा कहा जाता था कि रोमांटिकवाद पुराने ब्रह्मांडी पुनर्जागरण का संकेत देता। चेतना, कृपया इसे समझाएं। इसका अर्थ है प्रकृति को समय के रूप में देखना। रोमांटिक लोग अपने जड़ें न केवल स्पिनोजा तक बल्कि प्लेटिनस और जैकब बोहमे और गियोर्डानो ब्रूनो जैसे पुनर्जागरण दार्शनिकों में भी खोज रहे थे। इन सभी विचारकों में जो बात आम थी वह यह थी कि उन्होंने प्रकृति में दिए गए अहम का अनुभव किया था। वे तब सर्वेश्वरवादी थे। डेस्कार्टेस और ह्यूम दोनों ने अहंकार और विस्तारित वास्तविकता के बीच एक स्पष्ट रेखा खींची थी। कांट ने भी अपने पीछे संज्ञात्मक मैं और प्रकृति स्वयं में के बीच एक स्पष्ट अंतर छोड़ा था। अब यह कहा गया कि प्रकृति एक बड़े मैं के अलावा और कुछ नहीं है। रोमांटिक लोगों ने विश्व आत्मा या विश्व भावना जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अच्छा, ऐसा है। प्रमुख रोमांटिक दार्शनिक सेलिंग थे जो 1775 से 1885 तक जीवित रहे। वे मन और पदार्थ को एक करना चाहते थे। उनका मानना था कि प्रकृति का हर हिस्सा मानव आत्मा और भौतिक वास्तविकता दोनों ही एक परम सत्ता या विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति हैं। हाँ, बिल्कुल स्पिनोजा की तरह। सेलिन ने कहा प्राकृतिक दृश्य आत्मा है, आत्मा अदृश्य प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति में हर जगह एक संरचनात्मक आत्मा का आभास होता है। उन्होंने यह भी कहा कि पदार्थ एक सुप्त बुद्धि है। आपको इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझाना होगा। सेलिंग ने प्रकृति में विश्व आत्मा देखी, लेकिन उन्होंने उस विश्व आत्मा को मानव मन में भी देखा। प्राकृतिक और आध्यात्मिक वास्तव में एक ही चीज की अभिव्यक्तियां हैं। हाँ, क्यों नहीं। इस प्रकार विश्व भावना को प्रकृति और अपने मन दोनों में खोजा जा सकता है। इसलिए नोवालिस कह सकते थे कि स्वर्ग का मार्ग भीतर की ओर ले जाता है। वह कह रहे थे कि मनुष्य अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड को समेटे हुए और अपने भीतर कदम रखकर दुनिया के रहस्य के सबसे करीब पहुंचता है। यह बहुत सुंदर विचार है। कई रोमांटिक लोगों के लिए दर्शन, प्रकृति अध्ययन और कविता एक संश्लेषण का निर्माण करते हैं। अपनी अटारी में बैठकर प्रेरक कविताएं लिखना और पौधों के जीवन या चट्टानों की संरचना की जांच करना एक ही सिक्के के दो पहलू थे, क्योंकि प्रकृति एक मृत तंत्र नहीं है, यह एक जीवित विश्व आत्मा है। एक और शब्द और मुझे लगता है कि रोमांटिक बन जाऊंगा। नॉर्वे में जन्मे प्रकृतिवादी हेनरिक स्टीफेंस, जिन्हें वर्गलेन ने नॉर्वे का दिवंगत लॉरेंस पत्ता कहा था क्योंकि वो जर्मनी में बस गए थे। 1801 में जर्मनी रोमांटिकवाद पर व्याख्यान देने के लिए कोपनहेगन गए थे। उन्होंने रोमांटिक आंदोलन को यह कहते हुए परिभाषित किया कि कच्चे पदार्थ के माध्यम से अपना रास्ता बनाने के अनंत प्रयासों से थककर हमने एक और रास्ता चुना और अंत को गले लगाने की कोशिश की। हम अपने भीतर गए और एक नई दुनिया बनाई। तुम्हें यह सब कैसे याद है? एक छोटी सी चीज बच्चे। चलिए। सेलिंग ने प्रकृति में धरती और चट्टान से लेकर मानव मन तक विकास को भी देखा। उन्होंने निर्जीव प्रकृति से लेकर अधिक जटिल जीव रूपों तक बहुत धीरे धीरे होने वाले बदलाव की ओर ध्यान आकर्षित किया। यह सामान्य रूप से रोमांस दृष्टिकोण की विशेषता थी कि प्रकृति को सजीव रूप में देखा जा सकता था, या दूसरे शब्दों में एक ऐसी इकाई जो लगातार अपनी जन्मजात क्षमताओं को विकसित कर रही थी। प्रकृति एक ऐसी चीज है जो हमेशा एक ही चीज के लिए जानी जाती है। फूल अपनी पत्तियों और पंखुड़ियों को खोल रहा है या कभी अपनी कविताओं को खोल रहा है। क्या यह तुम्हें अरस्तु की याद नहीं दिलाता? यह वास्तव में सच है। रोमांटिक प्रकृति दर्शन में अरस्तु के साथ साथ न्यू प्लाटोनिक तत्व भी थे। अरस्तु के पास यांत्रिक भौतिकवादियों की तुलना में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जैविक दृष्टिकोण था। हाँ, यही तो मैंने सोचा था। हम इतिहास के क्षेत्र में इसी तरह विचारों को काम करते हुए पाते हैं। रोमांटिक लोगों के लिए एक व्यक्ति जिसका बहुत महत्व था वह था ऐतिहासिक दार्शनिक जोहान ग्राडफिड वार्न हार्डर, जो 1744 से 1803 तक जीवित रहे। उनका मानना था कि इतिहास की विशेषता निरंतरता, विकास और डिजाइन है। हम कहते हैं कि उनके पास इतिहास के बारे में एक गतिशील दृष्टिकोण था क्योंकि उन्होंने इसे एक प्रक्रिया के रूप में देखा था। ज्ञानोदय दार्शनिकों के पास अक्सर इतिहास के बारे में एक स्थिर दृष्टिकोण होता है। उनके लिए केवल एक सार्वभौमिक कारण था जो विभिन्न अवधियों में कम या ज्यादा हो सकता था। हर्डर ने दिखाया कि प्रत्येक ऐतिहासिक युग का अपना आंतरिक मूल्य था और प्रत्येक राष्ट्र का अपना चरित्र या आत्मा था। सवाल यह है कि क्या हम अन्य संस्कृतियों के साथ पहचान बना सकते हैं?
इसलिए जिस प्रकार हमें किसी अन्य व्यक्ति को बेहतर ढंग से समझने के लिए उसकी परिस्थिति को समझना पड़ता है, उसी प्रकार हमें अन्य संस्कृतियों को भी बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके साथ जुड़ना पड़ता है। आजकल इसे सामान्य बात मान लिया गया है, लेकिन रोमांटिक काल में यह एक नया विचार था। रोमांटिकवाद ने राष्ट्रीय पहचान की भावना को मजबूत करने में मदद की। यह कोई संयोग नहीं है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए नॉर्वे का संग्राम उस विशेष समय 1814 में फला फूला है। अच्छा ऐसा है क्योंकि रोमांटिकवाद में बहुत से क्षेत्रों में नए दृष्टिकोण शामिल थे। इसके लिए रोमांटिकवाद के दो रूपों के बीच अंतर करना आम बात है। एक जिसे हम सार्वभौमिक रोमांटिकवाद कहते हैं, जो रोमांटिकवादियों को संदर्भित करता है जो प्रकृति, विश्व, आत्मा और कलात्मक प्रतिभा में लीन थे। रोमांसवाद का यह रूप सबसे पहले विशेष रूप से 1800 के आसपास जर्मनी के जेना शहर में पनपा। और दूसरा तथाकथित राष्ट्रीय रोमांसवाद है जो थोड़े समय बाद लोकप्रिय हुआ, खासतौर पर हेडलबर्ग शहर में। राष्ट्रीय रोमांसवाद मुख्य रूप से लोगों के इतिहास, लोगों की भाषा और सामान्य रूप से लोगों की संस्कृति में रुचि रखते थे और लोगों को एक ऐसे जीव के रूप में देखा जाता था जो अपनी जन्मजात क्षमता को प्रकट करता है, बिल्कुल प्रकृति और इतिहास की तरह। मुझे बताओ तुम कहाँ रहते हो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन हो। रोमांटिकवाद के इन दो पहलुओं को जो चीजें जोड़ती हैं वह सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जीव। रोमांटिक लोग पौधे और राष्ट्र दोनों को ही जीवित जीव मानते हैं। एक काव्य रचना भी एक जीवित जीव है, भाषा एक जीव है, यहाँ तक कि संपूर्ण भौतिक दुनिया को भी एक जीव माना जाता है। इसलिए राष्ट्रीय रोमांटिकवाद और सार्वभौमिक रोमांटिकवाद के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है। विश्व भावना लोगों और लोकप्रिय संस्कृति में उतनी ही मौजूद थी जितनी की प्रकृति और कला में। अच्छा ऐसा है, हॉर्डन इस क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं। उन्होंने कई देशों से लोकगीतों को लोगों की आवाज शीर्षक के तहत संग्रहित किया। उन्होंने लोक कथाओं को लोगों की मातृभाषा भी कहा। ब्रदर्स ग्रीम और अन्य लोगों ने हिडलबर्ग में लोकगीत और परिकथा संग्रहित करना शुरू किया। आपको ग्रीम के बारे में अवश्य पता होगा। परिकथाएं, हाँ जरूर, स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ, रेफ्लेक्टिक्स, द फ्रॉग प्रिंस, हैंसल एंड ग्रेटल और भी बहुत कुछ। नॉर्वे में हमारे पास अस्बार्नसेन और मो थे जो देश भर में घूम घूम कर लोगों की अपनी कहानियां इकट्ठा करते थे। यह एक रसीले फल की कटाई करने जैसा था जो अचानक पाया गया कि वह अच्छा और पौष्टिक दोनों है, और यह जरूरी था कि फल पहले ही गिरना शुरू हो गए थे। लोकगीतों को इकट्ठा किया गया, नॉर्वेजियन भाषा का दार्शनिक रूप से अध्ययन किया जाने लगा। भूत परस्त समय के पुराने मिथकों और गाथाओं को फिर से खोजा गया और पूरे यूरोप में संगीतकारों ने लोकगीत और कला संगीत के बीच की खाई को पाटने के प्रयास में अपनी रचनाओं में लोकगीतों को चुनना शामिल करना शुरू किया। कला संगीत क्या है? कला संगीत किसी विशेष व्यक्ति द्वारा रचित संगीत है जिसे बीथोवन। लोक संगीत किसी व्यक्ति के विशेष द्वारा नहीं लिखा गया है, यह लोगों से आया है, इसलिए हम नहीं जानते कि विभिन्न लोक धुनें कब से आई। हम लोक कथाओं और कला कथाओं के बीच इसी प्रकार अंतर करते हैं। तो कला कहानियां हैं, वे हंस क्रिश्चियन एंडरसन जैसे लेखकों द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। परिकथा शैली को रोमांटिक लोगों द्वारा जुनून के साथ विकसित किया गया था। इस शैली के जर्मन मास्टर में से एक E.T.A. हाफमैन थे। मैंने हाफमैन की कहानियों के बारे में सुना है। परिकथा रोमांटिक लोगों का पूर्ण साहित्यिक दर्शन था, उसी तरह जैसे बारोक काल का पूर्ण काला रूप थिएटर था। इसने कवि को अपनी रचनात्मकता को तलाशने का पूरा अवसर दिया। वह एक काल्पनिक ब्रह्मांड में भगवान की भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल सही, और यह सारांश प्रस्तुत करने का अच्छा अवसर है। आगे बढ़ो। रोमांटिज्म के दार्शनिकों ने विश्व आत्मा को अहम के रूप में देखा, जिसने कमोवेश स्वप्न जैसी अवस्था में दुनिया में सब कुछ बनाया। दार्शनिक फिचटे ने कहा कि प्रकृति एक उच्च अचेतन कल्पना से उत्पन्न होती है। सेलिंग ने स्पष्ट रूप से कहा कि दुनिया ईश्वर में है। उनका मानना था कि ईश्वर इसके कुछ पहलुओं से अवगत है, लेकिन प्रकृति के अन्य पहलू भी हैं जो ईश्वर के अज्ञात को दर्शाते हैं, क्योंकि ईश्वर का एक अंधेरा पक्ष भी है। यह विचार आकर्षक और भयाया है। यह मुझे बर्कले की याद दिलाता है। कलाकार और उसके काम के बीच के रिश्ते को बिल्कुल उसी नजरिए से देखा गया। परिकथा में लेखक को अपनी ब्रह्मांड निर्माण कल्पना का दोहन करने की पूरी आज़ादी थी, और यहाँ तक कि रचनात्मक कार्य भी हमेशा पूरी तरह से सचेत नहीं था। लेखक अनुभव कर सकता था कि उसकी कहानी किसी जन्मजात शक्ति द्वारा लिखी जा रही है। वह लिखते समय व्यवहारिक रूप से सम्मोहन की अवस्था में हो सकता था। वह कर सकेगा, हाँ, लेकिन फिर वह अचानक भ्रम को नष्ट कर देता था। वह कहानी में हस्तक्षेप करता था और पाठक को व्यंग्यात्मक टिप्पणी देता था ताकि पाठक करे कम से कम क्षण भर के लिए यह याद दिलाया जा सके कि यह आखिरकार केवल एक कहानी थी। अच्छा ऐसा है। साथ ही लेखक अपने पाठक को यह याद दिला सकता है कि वह स्वयं ही काल्पनिक ब्रह्मांड में हेरफेर कर रहा था। मोहभंग के इस रूप को रोमांटिक विडंबना कहा जाता है। उदाहरण के लिए हेनरिक इब्सन ने भी फिर गिंड के एक पात्र को यह कहने दिया, 5वें भाग के बीच में कोई नहीं मर सकता। वास्तव में यह बहुत ही हास्यास्पद पंक्ति है। वो वास्तव में यह कह रहा है कि वह केवल एक काल्पनिक पात्र है। यह बयान इतनी विरोधाभासी है कि हम निश्चित रूप से इस खंड पर
इस जोड़ दे सकते हैं। उसे आपका क्या मतलब? वो कुछ नहीं सोफी, लेकिन हमने यह जरूर कहा कि नवालिस की मंगेतर का नाम सोफी था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और उसकी मृत्यु कब हुई? जब वो 15 वर्ष और 4 दिन की थी। तुम मुझे डरा रहे हो क्या? तुम्हें नहीं पता है? अल्बर्टो पत्थर की तरह मुंह बनाए बाएं देखता रहा। फिर उसने कहा, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा भी वही हसरत होगा जो नवालिस को मंगेतर का हुआ था। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें कई और अध्याय हैं। क्या आप कह रहे हैं? मैं यह कह रहा हूँ कि सोफी और अल्बर्टो की कहानी पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति सहज रूप से जान जाएगा कि कहानी के कई पन्ने अभी भी आनी बाकी हैं। हम अभी केवल रोमांटिज्म तक ही पहुंच पाए हैं। तुम मुझे चक्कर आ रहा है। यह वास्तव में मेजर हैं जो हिल्डे को चक्कर में डालने की कोशिश कर रहे हैं। यह उनके लिए अच्छा नहीं है और न ही नया खंडा। अल्बर्टो ने अभी अपनी बात पूरी की थी कि एक लड़का जंगल से भागता हुआ आया। उसके सिर पर पगड़ी थी और उसके हाथ में तेल का दीपक था। सोफी ने अल्बर्टो की बांह पकड़ ली। वह कौन है? उसने पूछा। लड़के ने अपने लिए उत्तर दिया, मेरा नाम अलादीन है और मैं यहाँ हर बार आया हूँ, लेबनान से रास्ता। अल्बर्टो ने उसकी ओर सख्ती से देखा। और तुम्हारे दीपक में क्या है? लड़के ने दीपक को रगड़ा और उसमें एक घना बादल निकला जिसे एक आदमी की आकृति बना ली। उसकी दाढ़ी अल्बर्टो की तरह काली थी और उसने नीली टोपी पहनी हुई थी। दीपक को ऊपर तैरते उसने कहा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो हिल्डे? मुझे लगता है कि जन्मदिन की बधाई देने के लिए अब बहुत देर हो सकती है। मैं बस इतना कहना चाहता था कि मेरे पास घर वापस आने वाला बजर के लिए और दक्षिणी देश मुझे यहाँ लेबनान में परियों की दुनिया जैसा लगता है। मैं कुछ दिनों में वहाँ आपसे मिलूंगा। ऐसा कहते हुए वो आकृति फिर से बादल बन गई और वापस दीपक में समा गई। पगड़ी वाले लड़के ने दीपक को अपनी बांह के नीचे रखा, जंगल में भाग गई और चला गया। सोफी ने कहा कि मैं इस पर विश्वास नहीं करती। एक छोटी सी चीज, मेरे प्यारे दीपक की आत्मा बिल्कुल हिल्डे के पिता की तरह बोल रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वह हिल्डे की ससुर की आत्मा थी। लेकिन तुम और मैं, हमारे आसपास की हर चीज मेजर के दिमाग में गहराई से बसी हुई है। शनिवार 28 अप्रैल को देर रात हो चुकी थी और मेजर के इर्द गिर्द सभी यूएन सैनिक सो रहे हैं, जो हालांकि अभी भी जाग रहे हैं लेकिन खुद भी नींद से दूर नहीं है। लेकिन उन्हें वह किताब पूरी तरह करना है जो वह हिल्डे को 15वें जन्मदिन के तोहफे के तौर पर देने वाले हैं। इसलिए उन्हें काम करना पड़ता है सोफी, इसलिए बेचारे को नौकरी मिलती है। कोई आराम हो। मैं हार मानता हूँ। नया अनुभाग। सोफी और अल्बर्टो छोटी सी झील के उस पार बैठे थे। अल्बर्टो किसी तरह की मदहोशी में था। थोड़ी देर बाद सोफी ने हिम्मत करके उसके कंधे को सहलाया। क्या तुम सपना देख रहे थे? हाँ, वह सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर रहा था। पत्र के अंतिम कुछ पैराग्राफ उसने खुद ही लिखवाए थे। उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए, लेकिन अब उसने खुद को सबके सामने ला दिए हैं। अब हम जानते हैं कि हम अपनी जिंदगी एक किताब में जी रहे हैं जिसे हिल्डे के पिता हिल्डे को जन्मदिन के तोहफे के तौर पर घर भेजेंगे। तुमने सुना मैंने क्या कहा? खैर, यह मैं नहीं कह रहा था। यदि आप जो कह रहे हैं वह सच है तो मैं किताब छोड़कर भाग जाऊंगी और अपना रास्ता बना लूंगी। मैं यही योजना बना रहा हूं, लेकिन ऐसा होने से पहले हमें हिल्डे से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। वह हमारी हर बात पढ़ती है। एक बार जब हम यहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं तो उससे संपर्क करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें अभी अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अब हम क्या कहें? मुझे लगता है कि मेजर साहब अपने टाइपराइटर पर भी सो जाने वाले हैं। हालांकि उनकी उंगलियां अभी भी कीबोर्ड की कुंजियों पर तेजी से दौड़ रही हैं। यह एक डरावना विचार है। यही वह क्षण है जब वो कुछ ऐसा लिख देता है जिसके बाद में उसे पछतावा होगा और उसके पास कोई सुधार द्रव्य नहीं है। यह मेरी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोई भी मेजर को सुधार द्रव्य की एक बोतल भी न दे। उसे मुझसे एक भी कवर अप स्ट्रिप नहीं मिली। मैं उस बेचारी लड़की को यहीं बुला रहा हूं कि वह अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करे। उसे शर्म आनी चाहिए कि वह परछाइयों के साथ उसके स्वार्थी खेल से खुद को खुश रखे। अगर वह हमारे यहाँ होती तो हम उसे अपने आक्रोश का स्वाद चखा देते, लेकिन यह वहां नहीं है। वह आत्मा और मन से यहाँ है, लेकिन वह लेबनान में भी सुरक्षित रूप से छिपा हुआ है। हमारे आसपास की हर चीज मेजर का अहंकार है, लेकिन वह उससे कहीं अधिक है जो हम यहाँ देख सकते हैं। हम मेजर की आत्मा में छाया मात्र हैं और छाया अपने स्वामी सोफी के विरुद्ध हो जाना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए चालाकी और रणनीति दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे पास हिल्डे को प्रभावित करने का अवसर है। केवल एक देवदूत ही ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। हम हिल्डे से कह सकते हैं कि वह घर पहुंचते ही उसे अपनी बात बता दे। वह उसे बता सकती है कि वह एक बदमाश है। वह उसकी नाव को बर्बाद कर सकती हैं या कम से कम लालटेन को तोड़ सकती हैं। अल्बर्टो ने सिर हिलाया। फिर उसने कहा कि वह उसे भगा भी सकती हैं या उसके लिए हमारे मुकाबले कहीं ज्यादा आसान होगा। वह मेजर का घर छोड़ सकती हैं और कभी वापस नहीं लौट सकती। क्या यह उस मेजर के लिए उचित नहीं होगा जो हमारी कीमत पर अपनी ब्रह्मांड निर्माण कल्पना के साथ खेलता है? मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ। मेजर हिल्डे की तलाश में पूरी दुनिया की यात्रा करता है, लेकिन हिल्डे हवा में गायब हो गई।
क्योंकि वो ऐसे पिता के साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती जो अल्बर्टो और सोफी की कीमत पर मूर्ख बनाता है। हाँ, यही है, बेवकूफ़ी कर रहा है। यही मेरा मतलब था जब उसने हमें इस तरह इस्तेमाल किया। जन्मदिन का मनोरंजन। लेकिन उसे बेहतर होगा कि वह सावधान रहे सोफी। हिल्डे ने भी ऐसा ही किया था। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम चुपचाप बैठे हो जब तक दीपक से कोई जिन्न ना निकलता? कल्पना कीजिए कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह किसी और के दिमाग में चलता है। हम वह दिमाग हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई आत्मा नहीं है, हम किसी और की आत्मा है। अब तक हम परिचित दार्शनिक आधार पर हैं। वर्कले और सेलिंग दोनों ही अपने कान खड़े कर लेंगे। और अब यह संभव है कि यह आत्मा हिल्डे मोलनेक को पिता की हो। वह लेबनान में अपनी बेटी के 15वें जन्मदिन के लिए दर्शन शास्त्र पर एक किताब लिख रहे हैं। जब हिल्डे 15 जून को जागती हैं तो उसे अपनी वेट साइड टेबल पर किताब मिलती है और अब वह कोई भी हमारे बारे में पढ़ सकता है। लंबे समय से यह सुझाव दिया जा रहा है कि इस उपहार को दूसरों के साथ साझा किया जा सकता है। हाँ, मुझे याद है। मैं जो कुछ अब आपसे कह रहा हूँ उसे हिल्डे द्वारा पढ़ा जाएगा, क्योंकि लेबनान में उसके पिता ने एक बार कल्पना की होगी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वह लेबनान में है। उन्होंने कल्पना की होगी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वह लेबनान में है। सोफी का सिर घूम रहा था। उसने याद करने की कोशिश की कि उसने बर्कले और रोमांटिक्स के बारे में क्या सुना था। अल्बर्टो नॉक्स ने आगे कहा, लेकिन उन्हें इस वजह से इतना घमंडी महसूस नहीं करना चाहिए। वे आखिरी लोग हैं जिन्हें हंसना चाहिए, क्योंकि हंसी आसानी से उसके गले में अटक सकती है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हिल्डे और उसके पिता? क्या हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे थे? लेकिन उन्हें इतना अहंकार क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यह संभव है कि वे भी मन के अलावा कुछ नहीं है। वे कैसे हो सकते हैं? अगर यह बर्कले और रोमांटिक्स के लिए संभव था तो वह उनके लिए भी संभव होना चाहिए। हो सकता है कि मेजर भी उसके और हिल्डे के बारे में एक किताब में एक छाया हो जो हमारे बारे में भी है, क्योंकि हम उनके जीवन का एक हिस्सा हैं। यह तो और बुरा होगा। इससे हम केवल छाया की छाया मात्र रह जाएंगे। लेकिन यह संभव है कि एक पूरी तरह से अलग लेखक कहीं संयुक्त राज्य मेजर अल्बर्ट नेक के बारे में एक किताब लिख रहा हो, जो अपनी बेटी हिल्डे के लिए एक किताब लिख रहा है। यह किताब एक निश्चित अल्बर्टो नॉक्स के बारे में है, जो अचानक सोफी अमुंडसन 3 क्लोवर क्लोज को विनम्र दार्शनिक व्याख्यान भेजना शुरू कर देता है। क्या आप ऐसा मानते हैं? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि यह संभव है हमारे लिए। वह लेखक एक छिपा हुआ ईश्वर होगा। हालांकि जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम कहते हैं और करते हैं, यह सब उसी से आता है, क्योंकि हम वही हैं। इसलिए हम उसके बारे में कभी कुछ नहीं जान पाएंगे। हम सबसे भीतरी बॉक्स में हैं। अल्बर्टो और सोफी का अब बिना कुछ बोले काफी देर तक बैठे रहे। आखिरकार सोफी ने ही चुप्पी तोड़ी। लेकिन अगर वाकई कोई लेखक लेबनान में हिल्डे के पिता के बारे में कहानी लिख रहा है तो ठीक वैसे है जैसे वह हमारे बारे में कहानी लिख रहा है। हाँ, तो यह संभव है कि लेखक भी अहंकारी ना हो। आपका क्या मतलब है? वह कहीं बैठा है हिल्डे और मुझे अपने सिर के अंदर छिपाए हुए? क्या संभव नहीं है कि वह भी किसी उच्चतर मन का हिस्सा हो? अल्बर्टो ने सिर हिलाया। बेशक यह है सोफी, यह भी एक संभावना है। और अगर ऐसा है ही तो इसका मतलब है कि उसने हमें इस संभावना को प्रस्तुत करने के लिए इस दार्शनिक बातचीत की अनुमति दी। वह इस बात पर जोर देना चाहता है कि वह भी एक असहाय छाया है, और यह किताब जिसमें हिल्डे और सोफी दिखाई देते हैं वास्तविकता दर्शन शास्त्र पर एक पाठ्य पुस्तक है। एक पाठ्य पुस्तक, क्योंकि हमारी सारी बातचीत, हमारे सारे संवाद, हाँ, वास्तव में ये दोनों एक लंबा एकालाप हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मन और आत्मा में विलीन हो रहा है। मुझे खुशी है कि अभी भी कुछ दार्शनिक बचे हुए हैं। थेल्स, एपेडोकल्स और डेमोक्रिट्स के साथ इतने गर्व से शुरू हुआ दर्शन यहाँ क्यों नहीं रह गया? बिल्कुल नहीं। मुझे अभी भी आपको हेगल के बारे में बताना है। वह पहले दार्शनिक थे जिन्होंने दर्शन शास्त्र को बचाने की कोशिश की, जब रोमांटिक लोगों ने सब कुछ आत्मा में विलीन कर दिया था। मैं बहुत उत्सुक हूँ। किसी और आत्मा या छाया से बाधा न पड़े, इसलिए हम अंदर जाएंगे। वहां वैसे भी ठंड बढ़ रही है। अगला अध्याय, हेगले, उचित यह जो व्यवहार्य हो। हिल्डे ने बड़े रिंग बाइंडर को जोर से फर्श पर गिरा दिया। वह अपने बिस्तर पर लेट गई और छत की ओर देखने लगी। उसके विचार उथल पुथल में थे। अब उसके पिता ने सचमुच उसका सिर चकरा दिया था। बदमाश, वह ऐसा कैसे कर सकता था? सोफी ने उसे सीधे बात करने की कोशिश की थी। उसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करने के लिए किया था, और यह वास्तव में हिल्डे के दिमाग में एक बात विचार डालने में कामयाब रही थी। एक योजना। सोफी और अल्बर्टो उसके सिर के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन हिल्डे ऐसा कर सकती थी, और हिल्डे के जरिए सोफी अपने पिता तक पहुंच सकती थी। वह सोफी और अल्बर्टो से सहमत थी। वह अपने छाया के खेल में बहुत आगे निकल गई थी। भले ही उसने अल्बर्टो और सोफी को ही क्यों न गढ़ा हो, लेकिन शक्ति प्रदर्शन की अपनी सीमाएं थी जिसकी उसे अनुमति होनी चाहिए। बेचारे सोफी और अल्बर्टो वे मेजर की कल्पना के सामान्य वैसे ही असहाय थे जैसे फिल्म प्रोजेक्टर के सामने होती हैं।
हिल्डे घर आने पर उसे सबक जरूर सिखाएगी। वह पहले से ही एक बहुत अच्छी योजना के रूपरेखा देख सकती थी। वह उठी और खाड़ी की ओर देखने चली गई। लगभग 2 बज रहे थे। उसने खिड़की खोली और बोट हाउस की ओर आवाज लगाई। माँ। उसने बाहर आ गई। मैं 1 घंटे में कुछ सैंडविच लेकर आऊंगी। ठीक है? अच्छा। मुझे अब हेगल पर एक अध्याय पढ़ना है। अल्बर्टो और सोफी झील के सामने वाली खिड़की के पास 2 कुर्सियों पर बैठ गए थे। जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेग रोमांटिक्स के एक वैध संतान थे। अल्बर्टो ने शुरू किया। कोई यह कह सकता है कि वह जर्मनी में धीरे धीरे विकसित हो रही जर्मन भावना के साथ विकसित हुआ। वह 1770 में स्टटगार्ड में पैदा हुआ था और 18 वर्ष की आयु में ट्यूबिंग में धर्मशास्त्र का अध्ययन करना शुरू कर दिया। 1799 में शुरू करके उन्होंने जेना में सेलिंग के साथ साथ उस समय काम किया जब रोमांटिक आंदोलन अपने सबसे विस्फोटक विकास का अनुभव कर रहा था। जेना में सहायक प्रोफेसर के रूप में कुछ समय बिताने के बाद वह जर्मन राष्ट्रीय रोमांटिकवाद के केंद्र हेडलबर्ग में प्रोफेसर बन गए। 1818 में उन्हें बर्लिन में प्रोफेसर नियुक्त किया गया, ठीक उसी समय जब शहर यूरोप का आध्यात्मिक केंद्र बना रहा था। 1831 में हैजा से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इससे पहले ही गेलियनवाद ने जर्मनी के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में बहुत अधिक अनुयायी प्राप्त कर लिए थे, तो उन्होंने बहुत सारी जमीन कवर की। हाँ, और उनके दर्शन में भी यही बात थी। हेगल ने रोमांटिक काल में उभरे लगभग सभी विचारों को एकजुट किया और उसका विकास किया, लेकिन वे सेलिंग सहित कई रोमांटिकों की तीखी आलोचना करते थे। उन्होंने किस बात की आलोचना की थी? सेलिंग और अन्य रोमांटिक लोगों ने कहा था कि जीवन का सबसे गहरा अर्थ उसमें निहित है, जिसे वो विश्व आत्मा कहते हैं। हेगल भी विश्व आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक नए अर्थ में। जब हेगल विश्व आत्मा या विश्व तर्क की बात करते हैं तो उनका मतलब मानवीय कथनों के योग से होता है, क्योंकि केवल मनुष्य के पास ही आत्मा होती है। इस अर्थ में वह पूरे इतिहास में विश्व भावना की प्रगति की बात कर सकते हैं। हालांकि हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वह मानव जीवन, मानव विचार और मानव संस्कृति की बात कर रहे हैं। इससे यह आत्मा बहुत कम डरावनी हो जाती है। यह चट्टानों और पेड़ों में किसी सप्त बुद्धि की तरह घात लगाए नहीं बैठी है। अब आपको याद होगा कि कांट ने किसी चीज के बारे में बात की थी जिसे उन्होंने दास डीन इंसिज कहा था। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया था कि मनुष्य प्रकृति के अंतर्मय रहस्यों का कोई स्पष्ट ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने स्वीकार किया कि एक तरह का अप्राप्य सत्य मौजूद है। हेगले ने कहा कि सत्य व्यक्तिपरक है। इस प्रकार उन्होंने मानविक तर्क से ऊपर या परे किसी भी सत्य के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी ज्ञान मानवीय ज्ञान है। उसे दार्शनिकों को पुनः धरती पर लाना था, है ना? हाँ, शायद आप ऐसा कह सकते हैं। हालांकि हेगल का दर्शन इतना व्यापक और विविधतापूर्ण था कि वर्तमान उद्देश्यों के लिए हम केवल कुछ मुख्य पहलुओं पर प्रकाश डालने से ही संतुष्ट हो जाएंगे। यह वास्तव में संदिग्ध है कि क्या कोई यह कह सकता है कि हेगले का अपना कोई दर्शन था जिसे आमतौर पर हेगल के दर्शन के रूप में जाना जाता है। वह मुख्य रूप से इतिहास की प्रगति को समझने की एक विधि है। हेगल का दर्शन हमें जीवन की आंतरिक प्रकृति के बारे में कुछ नहीं सिखाता है, लेकिन वह हमें उत्पाद रूप से सोचना सिखा सकता है। यह महत्वहीन नहीं है। हेगल से पहले की सभी दार्शनिक प्रणालियों में एक बात समान थी, अर्थात मनुष्य दुनिया के बारे में क्या जान सकता है, इसके लिए शाश्वत मानदंड स्थापित करने का प्रयास। ये डेस्कार्टस, स्पिनोजा, ह्यूम और कांट के लिए सच था। हर एक ने मानवीय संज्ञान की आधार की जांच करने की कोशिश की थी, लेकिन उन सभी ने दुनिया के मानवीय ज्ञान के कालातीत पहलू पर घोषणाएं की थी। क्या यह दार्शनिक का काम नहीं है? हेगल को विश्वास नहीं था कि यह संभव है। उनका मानना था कि मानव संज्ञान का आधार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदलता रहता है, इसलिए कोई शाश्वत सत्य, कोई कालातीत तर्क नहीं है, एकमात्र निश्चित बिंदु। दर्शन शास्त्र जिस चीज को पकड़ रख सकता है वह है इतिहास। मुझे डर है कि आपको यह समझना पड़ेगा। इतिहास निरंतर परिवर्तन की स्थिति में रहता है, तो यह स्थिर बिंदु कैसे हो सकता है? नदी में निरंतर परिवर्तन की स्थिति रहती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन आप यह नहीं कर सकते कि घाटी में कौन सी नदी सबसे सच्ची नदी है। नहीं, क्योंकि यह पूरे रास्ते में एक ही नदी है। इसलिए हेगल के लिए इतिहास एक बहती नदी की तरह था। नदी के किसी निश्चित स्थान पर पानी में होने वाली हर छोटी हलचल ऊपर की ओर पानी में होने वाले गिरावटों और भंवरों से निर्धारित होती हैं, लेकिन ये हलचलें उस बिंदु पर नदी में मौजूद चट्टानों और मोड़ों से भी निर्धारित होती हैं जहां आप इसे देख रहे हैं। मैं समझ गया, मुझे लगता है। और विचार का इतिहास या तर्क का इतिहास इस नदी की तरह है। अतीत की परंपरा के प्रवाह के साथ बहकर आने वाले विचार साथ ही उस समय की भौतिक परिस्थितियां यह निर्धारित करने में मदद करती हैं कि आप कैसे सोचते हैं। इसलिए आप कभी भी यह दावा नहीं कर सकते कि कोई विशेष विचार हमारे हमेशा के लिए सही है, लेकिन आप जहां खड़े हैं
वहां से यह विचार सही हो सकता है। यह कहना वैसा नहीं है कि सब कुछ समान रूप से ही सही है या सब कुछ समान रूप से सही है या गलत है ना? निश्चित रूप से नहीं, लेकिन कुछ चीजें एक निश्चित ऐतिहासिक संदर्भ के संदर्भ में सही या गलत हो सकती हैं। यदि आप आज गुलामी की वकालत करते हैं तो आपको सबसे अच्छा मूर्ख माना जाएगा, लेकिन 2500 साल पहले आपको मूर्ख नहीं माना जाता था, भले ही गुलामी के उन्मूलन के पक्ष में पहले से ही प्रगतिशील आवाजें थीं। लेकिन हम एक और स्थानीय उदाहरण ले सकते हैं। 100 साल से अधिक समय पहले भूमि पर खेती करने के लिए जंगल के बड़े क्षेत्रों को जलाना अनुचित नहीं माना जाता था, लेकिन आज यह बेहद अनुचित है। हमारे पास ऐसे निर्णयों के लिए एक पूरी तरह से अलग और बेहतर आधार है। अब मैं देखता हूँ, हेगल ने बताया कि दार्शनिक चिंतन के संबंध में भी तर्क गतिशील है। वास्तव में यह एक प्रक्रिया है और सत्य यही प्रक्रिया है, क्योंकि ऐतिहासिक प्रक्रिया से कोई मानदंड नहीं है जो यह निर्धारित कर सके कि सबसे अधिक सत्य, सबसे अधिक उचित क्या है। कृपया उदाहरण दीजिए। आप प्राचीन काल, मध्य युग, पुनर्जागरण या ज्ञानोदय से किसी विशेष विचार को अलग करके यह नहीं कह सकते कि वे सही या गलत थे। इसी तरह आप यह नहीं कह सकते कि प्लेटो गलत था और अरस्तू सही था। न ही आप ये कह सकते हैं कि यूम गलत था लेकिन कांट और सेलिंग सही थे। यह सोचने का एक विषय विरोधी तरीका होगा। नहीं, यह सही नहीं लगता। वास्तव में आप किसी भी दार्शनिक या किसी भी विचार को उस दार्शनिक या उस विचार की ऐतिहासिक संदर्भ में अलग नहीं कर सकते। लेकिन वहां से एक और बिंदु पर आता हूं, क्योंकि हमेशा कुछ नया जोड़ा जा रहा है, इसलिए तर्क प्रगतिशील है। दूसरे शब्दों में, मानव ज्ञान लगातार विस्तार और प्रगति कर रहा है। इसका मतलब यह है कि कांट का दर्शन प्लेटो के दर्शन से अधिक सही है। हाँ, विश्व भावना विकसित हुई है और आगे बढ़ी है, प्लेटो से लेकर कांट तक, और यह अच्छी बात है। अगर हम नदी के उदाहरण पर लौटे तो हम कह सकते हैं कि अब हमें ज्यादा पानी है। यह 1000 साल से अधिक समय से बह रही है। केवल कांट को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसके सत्य नदी किनारे ही रह जाएंगे। नदी की तरह अचल चट्टाने कांट के विचार भी संसाधित होते हैं और उनका तर्क भविष्य की पीढ़ियों की आलोचना का विषय बन जाता है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ है। लेकिन जिस नदी की तुमने बात की थी, हाँ, वह कहाँ गया? हेगले ने दावा किया कि विश्व आत्मा अपने बारे में निरंतर विस्तारित ज्ञान की ओर विकसित हो रही हैं। नदियों के साथ भी ऐसा ही है। जैसे जैसे वे समुद्र के करीब पहुंचती हैं तो वे अधिक चौड़ी हो जाती हैं। हेगल के अनुसार इतिहास विश्व आत्मा के धीरे धीरे अपने बारे में चेतना में आने की कहानी है। हालांकि दुनिया हमेशा से अस्तित्व में रही है, लेकिन मानव संस्कृति और मानव विकास ने विश्व आत्मा को उसके आंतरिक मूल्यों के बारे में अधिक से अधिक जागरूक बना दिया है। वह इस बात पर इतना आश्वस्त कैसे हो सकता है? उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक वास्तविकता के रूप में दावा किया, यह कोई भविष्यवाणी नहीं थी। इतिहास का अध्ययन करने वाला कोई भी व्यक्ति देखेगा कि मानव निरंतर बढ़ते आत्मज्ञान और आत्म विकास की ओर बढ़ रही है। हेगल के अनुसार इतिहास का अध्ययन दर्शाता है कि मानव अधिक तर्कसंगत और स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही है और सभी शरारतों के बावजूद ऐतिहासिक विकास प्रगतिशील है। हम कहते हैं कि इतिहास उद्देश्यपूर्ण है तो यह विकसित होता है, यह काफी स्पष्ट है। हाँ, इतिहास चिंतन की एक लंबी श्रृंखला है। हेगले ने इस चिंतन श्रृंखला के लिए लागू होने वाले कुछ नियमों का भी संकेत दिया है। इतिहास का गहराई से अध्ययन करने वाला कोई भी व्यक्ति यह देखेगा कि एक विचार आमतौर पर अन्य से विस्तारित विचारों के आधार पर प्रस्तावित किया जाता है, लेकिन जैसे ही एक विचार प्रस्तावित किया जाता है उसका खंडन दूसरे द्वारा किया जाता है। इन दो विपरीत सोचों के बीच तनाव उत्पन्न होता है, लेकिन तनाव का समाधान तीसरे विचार के प्रस्ताव से होता है जो दोनों दृष्टिकोण के सर्वश्रेष्ठ को समायोजित करता है। हेगल इसे द्वंद्वात्मक प्रक्रिया कहते हैं। क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? क्या आपको याद है कि पूर्व सुकरातियों ने आदिम पदार्थ और परिवर्तन के प्रश्न पर चर्चा की थी? करीब करीब। फिर एलिटिक्स ने दावा किया कि परिवर्तन वास्तव में असंभव था, इसलिए वे किसी भी परिवर्तन को नकारने के लिए मजबूर थे, भले ही वे अपनी इंद्रियों के माध्यम से परिवर्तनों को दर्ज कर सकते थे। एलिटिक्स ने एक दावा पेश किया था और हेगले ने इस तरह के दृष्टिकोण को एक थीसिस कहा था। हाँ, लेकिन जब भी ऐसा कोई चरम दावा पेश किया जाता है तो एक विरोधाभासी दावा सामने आता है। हेगल ने इसे निषेध कहा। एलिटिक दर्शन का निषेध हेराटिक्स था, जिसने कहा कि सब कुछ बहता है। अब दो विपरीत विचारधाराओं के बीच तनाव है, लेकिन यह तनाव तब हल हो गया जब एम्पिडोक्सल ने बताया कि दोनों दावे आंशिक रूप से सही और आंशिक रूप से गलत थे। हाँ, अब सब कुछ मुझे याद आ गया। एलिटिक्स इस बात से सही थे कि वास्तव में कुछ भी नहीं बदलता है, लेकिन वे इस बात से सही भी नहीं थे कि हम अपनी इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते। हेराक्लिट इस बात में सही थे कि हम अपनी इंद्रियों पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इस बात में सही नहीं थे कि सब कुछ बहता रहता है, क्योंकि वहाँ एक से अधिक पदार्थ थे। यह संयोजन था जो प्रवाहित हुआ, न कि एम्पेडोक्लस का दृष्टिकोण, जिसने दो विचारधाराओं के बीच समझौता प्रदान किया, वही था जिसे हेगल ने निषेध का निषेध कहा था।
कितना भयानक शब्द है। उन्होंने ज्ञान के इन 3 चरणों को थीसिस, एंटीथीसिस और संश्लेषण भी कहा। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि डेस्कार्टेस का तर्कवाद एक थीसिस था, जिसका ह्यूम के अनुभवजन्य एंटीथीसिस द्वारा खंडन किया गया था। लेकिन विरोधाभास या दो विचारों के बीच तनाव कांट के संश्लेषण में हल हो गया था। कांट कुछ चीज़ों में तर्कवादियों से सहमत थे और कुछ में अनुभववादियों थे, लेकिन कहानी कांट के साथ खत्म नहीं होती। कांट का संश्लेषण अब प्रतिबिंबों की एक और श्रृंखला या त्रय के लिए प्रस्थान बिंदु बन जाता है, क्योंकि एक संश्लेषण का भी एक नए प्रतिपक्ष द्वारा खंडन किया जाएगा। यह सब बहुत सैद्धांतिक है। हाँ, यह निश्चित रूप से सैद्धांतिक है, लेकिन हेगल ने इसे इतिहास को किसी भी तरह के ढांचे में दबाने के रूप में नहीं देखा। उनका मानना था कि इतिहास ने ही इस द्वंद्वात्मक पैटर्न को उजागर किया है। इस प्रकार उन्होंने दावा किया कि उन्होंने इतिहास के माध्यम से तर्क के विकास या विश्व आत्मा की प्रगति के लिए कुछ नियमों को उजागर किया है। वहां यह फिर से है। लेकिन हेगल की द्वंद्वात्मक केवल इतिहास पर ही लागू नहीं होती। जब हम किसी बात पर चर्चा करते हैं तो हम द्वंद्वात्मक रूप से सोचते हैं। हम तर्क में खामियां खोजने की कोशिश करते हैं। हेगल ने इसे नकारात्मक सोच कहा है, लेकिन जब हम किसी तर्क में खामियां पाते हैं तो हम उनका सबसे अच्छा हिस्सा सुरक्षित रखते हैं। मुझे एक उदाहरण दो। जब एक समाजवादी और एक रूढ़िवादी किसी सामाजिक समस्या को सुलझाने के लिए साथ बैठते हैं तो उनके विचारों के परस्पर विरोधी तरीकों के बीच तनाव जल्द ही सामने आ जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक बिल्कुल सही है और दूसरा पूरी तरह से गलत। यह संभव है कि वे दोनों आंशिक रूप से ही सही और आंशिक रूप से गलत हो, और जैसे जैसे तर्क विकसित हो, दोनों तर्कों में से सबसे अच्छा अक्सर सामने आता है। क्रिस्टलीकृत हो जाओ, मुझे आशा है। लेकिन जब हम इस तरह की चर्चा में उलझे हुए हैं तो यह तय करना आसान नहीं है कि कौन सी स्थिति अधिक तर्कसंगत है। एक तरह से यह इतिहास पर निर्भर है कि वह तय करे कि क्या सही और क्या गलत। तर्कसंगत वह है जो व्यवहार्य हो, जो भी बचेगा वह सही है, या इसके विपरीत जो सही है वह जीवित रहता है। क्या आपके पास मेरे लिए कोई छोटा सा उदाहरण नहीं है? 150 साल पहले महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत से लोग लड़ रहे थे। बहुत से लोगों ने महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने का कड़ा विरोध किया था। आज हम दोनों पक्षों के तर्क को पढ़ते हैं तो यह देखना मुश्किल नहीं है कि किस पक्ष के विचार ज्यादा उचित थे। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास पीछे देखने का ज्ञान है। अगर यह साबित हो जाए कि समानता के लिए लड़ने वाले लोग सही थे, इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ बहुत से लोग यह देखकर शर्मिंदा होंगे कि उनके दादाओं ने इस मामले पर क्या कहा था। मुझे यकीन है कि वे ऐसा करेंगे। हेगल का क्या विचार था लिंग समानता के बारे में? क्या हम इसी विषय पर बात नहीं कर रहे हैं? क्या आप कोई उदाहरण सुनना चाहेंगे? बहुत ही ज्यादा। उन्होंने कहा, पुरुष और महिलाओं के बीच का अंतर जानवरों और पौधों के बीच के अंतर जैसा है। पुरुष जानवरों के समान है जबकि महिलाएं पौधों के समान, क्योंकि उनका विकास अधिक शांत होता है और इसके पीछे जो सिद्धांत है वो भावनाओं की एक अस्पष्ट एकता है। जब महिलाएं सरकार की कमान संभालती हैं तो राज्य तुरंत खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि महिलाएं अपने कार्य को सार्वभौमिकता की मांगों से नहीं बल्कि मनमाने झुकाव और विचारों से नियंत्रित करती हैं। महिलाओं को शिक्षित किया जाता है, कौन जानता है कि कैसे, जैसे कि विचारों को सांस लेने से, ज्ञान प्राप्त करने के बजाय जीने से। दूसरी ओर पुरुषत्व की स्थिति केवल विचार के तनाव और अधिक तकनीकी परिश्रम से प्राप्त होती है। धन्यवाद, इतना काफी होगा। मैं इस तरह का कोई और बयान नहीं सुनना चाहता, लेकिन यह इस बात का एक उल्लेखनीय उदाहरण है कि कैसे लोगों के विचार तर्कसंगत होने के बारे में हर समय बदलते रहते हैं। यह दर्शाता है कि हेगल ने अपने समय के बच्चे थे और हम भी, हमारे स्पष्ट विचार भी समय की कसौटी पर खड़े नहीं उतरेंगे। उदाहरण के लिए कौन से विचार? मेरे पास ऐसे कोई उदाहरण नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि मैं उन चीजों का उदाहरण दूंगा जो पहले से ही बदलाव के दौर से गुजर रही हैं। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं कि कार चलाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि कारें पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। बहुत से लोग पहले से ही ऐसा सोचते हैं, लेकिन इतिहास यह साबित करेगा कि जो कुछ हम अस्पष्ट समझते हैं वह इतिहास के प्रकाश में सही नहीं होगा। अच्छा, ऐसा है। हम एक और बात भी देख सकते हैं। हेगले के समय में अनेक पुरुष महिलाओं की हीनता पर इस तरह के भद्दे लेख लिख सकते थे, जिससे नारीवाद का विकास तेजी से हुआ। ऐसा कैसे? उन्होंने एक थीसिस प्रस्तावित की थी। क्यों? क्योंकि महिलाओं ने पहले ही विद्रोह करना शुरू कर दिया था। किसी ऐसी चीज पर राय रखने की कोई जरूरत नहीं है जिस पर सभी सहमत हो, और महिलाओं की हीनता के बारे में उन्होंने जितनी अधिक निष्ठुरता से अपनी बात रखी उतना ही नकार मजबूत होता गया। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि सबसे अच्छी बात यह हो सकती है कि आपके पास ऊर्जावान प्रतिद्वंदी हो। वे जितनी ज्यादा उग्र होंगे उन्हें उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। एक कहावत है, जिसका जितना आटा उसका उतना ज्यादा।
1 मिनट पहले मेरी चक्की अधिक तीव्रता से पीसने लगी। विशुद्ध तर्क या दर्शन के दृष्टिकोण से अक्सर एक होगा दो अवधारणाओं के बीच द्वंद्वात्मक तनाव। उदाहरण के लिए, अगर मैं होने की अवधारणा पर विचार करता हूं तो मुझे इसके विपरीत अवधारणा पर नहीं को प्रस्तुत करना पड़ेगा। आप अपने अस्तित्व पर विचार किए बिना यह महसूस नहीं कर सकते कि आप हमेशा अस्तित्व में नहीं रहेंगे। होने और कुछ नहीं के बीच का तनाव बनने की अवधारणा में हल हो जाता है, क्योंकि अगर कोई चीज बनने की प्रक्रिया में है तो वह है भी और नहीं भी, मैं उसे देखता हूँ। इस प्रकार हेगले का तर्क गतिशील तर्क है, चूंकि वास्तविकता विपरीतताओं से अभिलक्षित होती है, इसलिए वास्तविकता का वर्णन भी विपरीतताओं से भरा होना चाहिए। यहाँ आपके लिए एक और उदाहरण है। कहा जाता है कि डेनिश परमाणु भौतिक विज्ञानी निल्स बोर्स ने न्यूटन के सामने घोड़े की नाल होने के बारे में कहानी सुनाई थी। दरवाजा, यह भाग्य के लिए है, लेकिन यह केवल एक अंधविश्वास है और न्यूटन अंधविश्वासी नहीं थे। जब किसी ने उनसे पूछा कि क्या वह सचमुच इस तरह की चीजों में विश्वास करते हैं तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं नहीं करता, लेकिन मुझे बताया गया कि क्या यह वैसे भी काम करता है। अद्भुत। लेकिन उनका जवाब काफी द्वंद्वात्मक था, लगभग शब्दों में विरोधाभास। निल्स बोर, जो हमारे अपने नॉर्वेजियन कवि विंजे की तरह अपनी दुविधापूर्ण सोच के लिए जाने जाते थे, ने एक बार कहा था, सत्य दो प्रकार के होते हैं। कुछ सतही सत्य होते हैं जिनके विपरीत स्पष्ट रूप से गलत होते हैं, लेकिन कुछ गहन सत्य भी होते हैं जिनके विपरीत ही उतने ही सही होते हैं। वे किस प्रकार के सत्य हो सकते हैं? अगर मैं कहूं कि जीवन छोटा है, उदाहरण के लिए, मुझे स्वीकार होगा, लेकिन किसी अन्य अवसर पर मैं अपनी बाहें फैलाकर कह सकता था कि जीवन एक उपहार है, लंबा। आप सही कह रहे हैं, एक तरह से यह भी सच है। अंत में मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि कैसे एक द्वंद्वात्मक तनाव एक स्वतः स्फूर्त कार्य का परिणाम हो सकता है जो अचानक परिवर्तन की ओर ले जाता है। हाँ, करो। एक युवा लड़की की कल्पना करें जो हमेशा अपनी माँ को ही माँ, ठीक है, माँ जैसी आप चाहे माँ, तुरंत माँ कहकर जवाब देती हैं। मुझे सिहरन हो रही हैं। अंत में लड़की की माँ अपनी बेटी की अति आज्ञाकारिता से पूरी तरह से नाराज हो जाती हैं और चिल्लाती हैं, इतनी अच्छी अच्छी बनना बंद करो। और लड़की जवाब देती है, ठीक है माँ। मैं उसे थप्पड़ मार देती शायद, लेकिन अगर लड़की ने जवाब दिया होता तो तुम क्या करते हो, लेकिन मैं अच्छी लड़की नहीं बनना चाहती, क्या यह अजीब जवाब होगा? शायद मैं उसे वैसे भी थप्पड़ मार देती। दूसरे शब्दों में स्थिति गतिरोध में थी। द्वंद्वात्मक तनाव उस बिंदु पर आ गया था जहां कुछ होना ही था, चेहरे पर तमाचा मारने जैसा। यहाँ हेगल के दर्शन के अंतिम पहलू का उल्लेख करना आवश्यक है। मैं सुन रही हूँ। क्या तुम्हें याद है कि हमने कहा था कि रोमांटिक लोग व्यक्तिवादी होते हैं? रहस्य का मार्ग भीतर की ओर ले जाता है। इस इंडिविजुअलिज्म को हेगल के दर्शन ने भी नकारा या विपरीत रूप में देखा गया। हेगल ने उन चीजों पर जोर दिया जिन्हें उन्होंने वस्तुनिष्ठ शक्तियां कहा। ऐसी शक्तियों में हेगले ने परिवार, नागरिक समाज और राज्य के महत्व पर जोर दिया। आप कह सकते हैं कि हेगल व्यक्ति के बारे में कुछ हद तक संशयी थे। उनका मानना था कि व्यक्ति समुदाय का एक जैविक हिस्सा है। तर्क या विश्व भावना सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से लोगों के आपसी संबंधों में प्रकाश आई। कृपया इसे और स्पष्ट रूप से समझाइए। तर्क सबसे पहले भाषा में प्रकट होता है, और भाषा ऐसी चीज है जिसमें हम जन्म लेते हैं। नॉर्वेजियन भाषा श्री हेक्सन के बिना अच्छी तरह से काम चला लेती है, लेकिन श्री हेंसन नॉर्वेजियन के बिना काम नहीं चला सकते। इसलिए यह व्यक्ति नहीं है जो भाषा बनाता है, यह भाषा है जो भाषा बनाती है। मुझे लगता है आप ऐसा कह सकते हैं, जिस तरह से एक बच्चा एक भाषा में जन्म लेता है, उसी तरह वह अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी जन्म लेता है, और किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से स्वतंत्र संबंध नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति राज्य के भीतर अपना स्थान नहीं पाता, वह एक अनैतिहासिक व्यक्ति है। आपको याद होगा कि यह विचार महान एथेनियन दार्शनिकों के लिए भी केंद्रीय था। जिस तरह नागरिकों के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह राज्य के बिना नागरिकों की भी कल्पना नहीं की जा सकती। जाहिर तौर से हेगल के अनुसार राज्य व्यक्तिगत नागरिकत्व से अधिक है। इसके अलावा यह अपने नागरिकों के योग से भी अधिक है। इसलिए हेगल कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति समाज से त्यागपत्र नहीं दे सकता। जो कोई भी व्यक्ति जिस समाज में रहता है, उसे देखकर अपने कंधे उचकाता है और अपनी आत्मा को खोजना चाहता है, उसका उपहास किया जाएगा। मुझे नहीं पता कि मैं पूरी तरह से सहमत हूं या नहीं, लेकिन ठीक है। हेगल के अनुसार व्यक्ति स्वयं को नहीं बल्कि विश्व को पाता है। विश्व आत्मा स्वयं को पाती है। हेगल ने कहा कि विश्व आत्मा 3 चरणों में अपने आप में लौटती है। इससे उनका मतलब है कि यह 3 चरणों में अपने बारे में सचेत हो जाती हैं, जो है विश्व आत्मा सबसे पहले व्यक्ति में स्वयं के प्रति सचेत होती हैं। हेगल इसे व्यक्तिपरक आत्मा कहते हैं। यह परिवार, नागरिक समाज और राज्य में उच्चतर चेतना तक पहुंचती हैं। हेगल इसे वस्तुनिष्ठ आत्मा कहते हैं क्योंकि यह लोगों के बीच बातचीत में प्रकट होती हैं। लेकिन एक तीसरा चरण भी है, और यह है कि विश्व आत्मा परमात्मा में आत्म साक्षात्कार के
उच्चतम रूप तक पहुंचती हैं और यह परमात्मा कला, धर्म और दर्शन है। इनमें से दर्शन अपने प्रभाव को प्रतिबिंबित करती हैं, इसलिए विश्व आत्मा सबसे पहले दर्शन में ही खुद से मिलती हैं। आप शायद यह कह सकते हैं कि दर्शन विश्व आत्मा का दर्पण है। यह इतना रहस्यमय है कि मुझे इस पर सोचने के लिए समय चाहिए, लेकिन मुझे आपकी कही गई आखिरी बात पसंद आई। क्या वह दर्शन विश्वात्मा का दर्पण है? हाँ, यह बहुत सुंदर था। क्या आपको लगता है कि इसका पीतल के दर्पण में कोई संबंध है? चूंकि आपने पूछा है तो हाँ। आपका क्या मतलब है? मैं मानता हूं कि पीतल के दर्पण का कुछ विशेष महत्व है, क्योंकि यह लगातार सामने आ रहा है। आपको तो पता ही होगा कि इसका क्या महत्व है। मैंने नहीं किया, मैंने केवल इतना कहा कि यह तब तक नहीं आएगा जब तक कि इसका हिल्डे और उसके पिता के लिए कोई विशेष महत्व न हो। वह महत्व क्या है, यह केवल हिल्डे ही जानती हैं। क्या यह रोमांटिक विडंबना थी? यह एक निराशाजनक प्रश्न है सोफी। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों के साथ काम नहीं कर रहे हैं। हम केवल उस विडंबना के अभागे शिकार हैं। अगर कोई बच्चा कागज के टुकड़ों पर कुछ बनाता है तो आप कागज से यह नहीं पूछ सकते कि यह चित्र किसका प्रतिनिधित्व करता है। तुम मुझे सिहरन देते हो। कियरकेगार्ड यूरोप दिवालापन की राह पर है। हिल्डे ने अपनी घड़ी देखी, 4 बज चुके थे। उसने रिंग बाइंडर को अपनी मेज पर रखा और नीचे की ओर भागकर रसोई में चली गई। उसे नाव भर में उतरना था। इससे पहले कि उसकी माँ उसका इंतजार करते करते थक जाए, उसने पास से गुजरते हुए पीतल के दर्पण पर नजर डाली। उसने जल्दी से चाय के लिए केतली चढ़ा दी और कुछ सैंडविच बना लिए। उसने अपने पिता पर कुछ चाले चलन का मन बना लिया था। हिल्डे को सोफी और अल्बर्टो के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव होना महसूस होने लगा था। उसकी योजना तब शुरू होगी जब वो कोपेनहेगन पहुंचेगा। वह एक बड़ी ट्रे लेकर नाव घर में चली गई। यह हमारा ब्रंच है, उसने कहा। उसकी माँ ने सैंडल पेपर में लिपटा एक ब्लॉक पकड़ा हुआ था। उसने अपने माथे से बालों का एक बिखरा हुआ गुच्छा पीछे धकेला। उसके बालों में भी रेत थी। तो फिर चलो खाना छोड़ दें। वे बाहर घाट पे बैठ गए और खाना खाने लगे। पिताजी कब आ रहे हैं? थोड़ी देर बाद हिल्डे ने पूछा। शनिवार को। मुझे लगता है कि तुम्हें यह पता है, लेकिन किस समय? क्या आपने नहीं कहा था कि वो कोपेनहेगन में विमान बदल रहा था? यह सही है। उसकी माँ ने सैंडविच का एक निवाला खाया। वह लगभग 5 बजे कोपेनहेगन पहुंचेंगे। क्रिस्टियान सेंसेले के लिए विमान 7:45 बजे रवाना होगा। वह संभवतः 9:30 बजे केजीविक में उतरेगा, तो उसके पास कुस्टूप में कुछ घंटे हैं। हाँ, क्यों? कुछ नहीं, मैं तो बस सोच रही थी। जब हिल्डे को लगा कि उपयुक्त अंतराल बीत चुका है तो उसने सहजता से पूछा, क्या तुमने हाल ही में एनी और ओले से बात की? वे समय समय पर फोन करते हैं। वे किसी समय छुट्टियों पर घर आ रहे हैं। वे शायद जुलाई में आ रहे हैं। इससे पहले नहीं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। वे इस सप्ताह कोपेनहेगन में होंगे। ये सारे सवाल क्यों हिल्डे? कोई कारण नहीं, बस छोटी सी बातचीत थी। आपने कोपेनहेगन का 2 बार उल्लेख किया। मैंने किया? हमने पिताजी के यहाँ आने के बारे में बात की। शायद इसलिए मैंने एनी और ओले के बारे में सोचा। जैसे ही उन्होंने खाना समाप्त किया, हिल्डे ने मग और प्लेट ट्रे पर रख दी। मुझे पढ़ना जारी रखना है माँ। मुझे लगता है कि मुझे अवश्य करना चाहिए। क्या उसकी आवाज़ में धिक्कार का भाव था? पिताजी के घर आने से पहले उन्होंने नाव को साथ में ठीक करने की बात की थी। पिताजी ने मुझे से वादा किया था कि मैं घर आने से पहले किताब खत्म कर लूँगी। यह थोड़ा पागलपन है। जब वो घर पर नहीं होते हैं तो उन्हें घर पर हमें आदेश देने की जरूरत नहीं होती। काश तुम्हें पता होता कि वह लोगों को कितना आदेश देते हैं, हिल्डे। हिल्डे ने रहस्यपूर्ण ढंग से कहा। और तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि उसे इसमें कितना आनंद आता है। वह अपने कमरे में लौट आई और पढ़ने लगी। अचानक सोफी ने दरवाजे पर दस्तखत सुनी। अल्बर्टो ने उसे गंभीरता से देखा। हमें परेशान नहीं होना चाहिए। दस्तखत तेज हो गई। अल्बर्टो ने कहा, मैं आपको एक डेनिश दार्शनिक के बारे में ईसाई जीवन शैली का पालन करना था। इसका हेगल से क्या संबंध है? आप सही कह रहे हैं, शायद हमने गलत छोर से शुरुआत की है। तो मेरा सुझाव है कि आप रिवर्स में जाएं और फिर से शुरू करें। किर्केगार्ड ने 70 वर्ष की उम्र में धर्मशास्त्र का अध्ययन शुरू किया, लेकिन वे दार्शनिक प्रश्नों में अधिकाधिक लीन होते चले गए। जब वे 27 वर्ष के हुए तो उन्होंने ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ आयरनी नामक संशोधन प्रबंध के साथ अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त की। इस कार्य में उन्होंने रोमांटिक विडंबना और रोमांटिक लोगों के भ्रम के साथ अप्रतिबद्ध खेल के साथ संघर्ष किया। उन्होंने इसके विपरीत सुकरातिक विडंबना को प्रस्तुत किया। हालांकि सुकरात ने विडंबना का बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग किया था, लेकिन इसका उद्देश्य जीवन के बारे में मौलिक सत्य को उजागर करना था। रोमांटिक लोगों के विपरीत सुकरात को किर्केगार्ड से अस्तित्ववाद विचारक कहा था, यानी एक विचारक जो अपने पूरे अस्तित्व को अपने दार्शनिक प्रतिबिंब में खींच लेता है। इसलिए 1841 में अपनी सगाई तोड़ने के बाद किर्केगार्ड बर्लिन चले गए, जहां उन्होंने सेलिंग के व्याख्यानों में भाग लिया। क्या उनकी मुलाकात हेगले से हुई? नहीं, हेगले की मृत्यु 10 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन उनके विचार बर्लिन और यूरोप के कई हिस्सों में प्रमुख थे। उनकी प्रणाली का उपयोग हर तरह के प्रश्न के लिए एक तरह के
सर्वउद्देशीय स्पष्टीकरण के रूप में किया जा रहा था। किर्केगार्ड ने संदेश दिया कि हेगेलवाद जिस तरह से वस्तुनिष्ठ सत्य से संबंधित था वो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक था। तो फिर किस तरह से सत्य प्रासंगिक है? किर्केगार्ड के अनुसार बड़े अक्षर वाले सत्य की खोज करने के बजाय ऐसे सत्यों की खोज अधिक महत्वपूर्ण है जो व्यक्ति के जीवन के लिए सार्थक हो। मेरे लिए सत्य को खोजना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार वह व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति को व्यवस्था के विरुद्ध खड़ा करता है। किर्केगार्ड को लगा कि हेगेले भूल गया है कि वह एक मनुष्य है। उसने हेगेलियन प्रोफेसर के बारे में यह लिखा, जबकि भारी भरकम सर प्रोफेसर जीवन के पूरे रहस्य को समझाते हैं। वह व्याकुलता में अपना नाम भूल गए हैं और वह एक मनुष्य है, न अधिक कम और न ज्यादा, न ही एक पौराणिक पैराग्राफ का शानदार 3/8वां हिस्सा। और किर्केगार्ड के अनुसार मनुष्य क्या है? सामान्य शब्दों में यह कहना संभव नहीं है कि मानव प्रकृति या मानव प्राणियों का विस्तृत वर्णन किर्केगार्ड द्वारा बिल्कुल भी रुचिकर नहीं था। एकमात्र महत्वपूर्ण बात प्रत्येक व्यक्ति का स्वयं का अस्तित्व था और आप डेस्क के पीछे अपने अस्तित्व का अनुभव नहीं करते। यह केवल तभी होता है जब आप कार्य करते हैं और विशेष रूप से अगर हम महत्वपूर्ण विकल्प बनाते हैं तब हम अपने अस्तित्व से संबंधित होते हैं। बुद्ध के बारे में एक कहानी है जो बताती है कि किर्केगार्ड का क्या मतलब था। बुद्ध के बारे में, हाँ, चूंकि बुद्ध के दर्शन ने भी मनुष्य के अस्तित्व को ही अपना प्रारंभिक बिंदु माना था। एक बार एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, क्या वे इस मूलभूत प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दे सकते हैं कि दुनिया क्या है और मनुष्य क्या है? बुद्ध ने उत्तर देते हुए भिक्षु की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से की जिसे जहरीला तीर चुभ गया हो। घायल व्यक्ति को इस बात में कोई सैद्धांतिक नहीं होगी कि तीर किस चीज से बना था, उसमें किस तरह का जहर भरा था या वह किस दिशा से आया था। संभवतः वह चाहेंगे कि कोई उसे बाहर निकाले और घाव का उपचार कहे। हाँ, वह ऐसा करेगा, यह उसके लिए अस्तित्वगत रूप से महत्वपूर्ण होगा। बुद्ध और किर्केगार्ड दोनों में से ही केवल कुछ क्षण के लिए अस्तित्व में रहने की प्रबल भावना थी और जैसा कि मैंने कहा, तब आप किसी डेस्क के पीछे बैठकर विश्व आत्मा की प्रकृति के बारे में दर्शन नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। किर्केगार्ड ने यह भी कहा कि सत्य व्यक्तिपरक होता है। इससे उनका मतलब यह नहीं था कि हम क्या सोचते हैं और क्या मानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मानना था कि वास्तव में महत्वपूर्ण सत्य व्यक्तिगत होते हैं। केवल वे सत्य ही मेरे लिए सत्य हैं। क्या आप किसी व्यक्तिपरक सत्य का उदाहरण दे सकते हैं? एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या ईसाई धर्म सत्य है? वह ऐसा प्रश्न नहीं है जिसे कोई सिद्धांत या अकादमी के रूप में समझा जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए जो जीवन में खुद को समझता है, यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। यह ऐसी चीज नहीं जिस पर आप बैठकर चर्चा करें, वह ऐसी चीज है जिस पर आप सबसे ज्यादा जुनून और ईमानदारी से विचार किया जाना चाहिए। समझने योग्य। यदि आप पानी में गिर जाते हैं तो आपको इस बात में कोई सैद्धांतिक रुचि नहीं है कि आप डूबेंगे या नहीं। यह न तो दिलचस्प है और न ही अरुचिकर कि पानी में मगरमच्छ है या नहीं। यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। मैं समझ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हमें ईश्वर के अस्तित्व के दार्शनिक प्रश्न और उसी प्रश्न के प्रति व्यक्ति के संबंध के बीच अंतर करना चाहिए। एक ऐसी स्थिति जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह से अकेला है, इस तरह के मौलिक प्रश्नों को केवल विश्वास के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। जिन चीज़ों को हम तर्क या ज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं वे किर्केगार्ड के अनुसार पूरी तरह से महत्वहीन हैं। मुझे लगता है कि आपको इसे बेहतर ढंग से समझना चाहिए। 8 और 4 मिलकर 12 होते हैं। हम इस बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं। यह उस तरह के तर्क संगत सत्य का उदाहरण है जिसके बारे में डेस्कार्टेस के बाद से हर दार्शनिक ने बात की है। लेकिन क्या हम इसे अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में शामिल करते हैं? क्या एक ऐसा कुछ है जिसके बारे में हम मरते समय सोचते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसे सत्य वस्तुनिष्ठ और सामान्य दोनों हो सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं। विश्वास के बारे में क्या? आप कभी नहीं जान सकते कि आप गलत करते हैं तो कोई व्यक्ति आपको माफ करता है या नहीं।